याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा रही। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी? राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने अभियान में अमित शाह के एक पुराने दावे को घसीट लिया। 2015 से ही अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी 5-10 साल नहीं 40 से 50 साल के लिए सत्ता में आई है। 2018 में नई दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा दावा किया कि 2019 का चुनाव बीजेपी जीत रही है और फिर उसके बाद 50 साल तक सत्ता में रहेगी। तब बीजेपी ने कहा था बीजेपी अपने काम और जनता के विश्वास के आधार पर यह जीत हासिल करेगी। लेकिन मधुबनी में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के इन दावों को वोट चोरी से जोड़ दिया कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी अपना सपना पूरा कर रही है। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। इसी जुलाई के महीने में राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया कि बीजेपी 30 साल सत्ता में रहेगी। एक अन्य मौके पर कहा 20 साल सत्ता में रहेगी। 40 से 50 साल तक सत्ता में रहने का बयान भी उनके नाम से अखबारों में आपको मिल जाएगा। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, वहां पर डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। अमित शाह ही नहीं, अगस्त के महीने में, इसी अगस्त के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दिया कि बीजेपी 40 साल विपक्ष में रही है, अब आपको भी 30 से 40 साल विपक्ष में रहना है। कोई पार्टी अपने काम के दम पर सत्ता में बने रहने का दावा तो करती है, लेकिन 40 साल तक, 50 साल तक उसकी ही सत्ता रहेगी, इस तरह के दावे आज की राजनीति में अकेले बीजेपी करती है। मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। मधुबनी में राहुल गांधी ने इसी बात से अपने भाषण की शुरुआत की और आरोप लगाया कि बीजेपी इस तरह के दावे इसलिए करती है क्योंकि वोट चोरी का फॉर्मूला उसे मिल गया है। राहुल ने कहा कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उसके बाद से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध ली है। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब है? आप कहोगे ठीक है भैया, बीजेपी वोट ले गई। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। इन दिनों चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी डरा देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। 26 अगस्त को ही दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत की चुनावी प्रक्रियाओं में कई तरह के चोर दरवाजे बन गए हैं और खतरनाक हो गए हैं। चुनाव आयोग भरसक खारिज कर सकता है, लेकिन उसे वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी चंदे को लेकर काफी काम करना चाहिए। 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ का चंदा कैसे मिल सकता है? ये सभी गुजरात के राजनीतिक दल हैं। इन्हें 4300 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है? हो क्या रहा है इस देश में? कोई छोटी रकम नहीं 4300 करोड़ की। अगर प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं भ्रष्टाचार को रोक दिया है, उनकी सरकार पर दाग नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो 4300 करोड़ रुपया गुमनाम दलों को दे रहे हैं? और इन पैसों से किसकी मदद हो रही है? कौन खरीदा जा रहा है? वोटर खरीदा जा रहा है या नेता खरीदा जा रहा है? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि गुजरात में रजिस्टर्ड 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को 2019-20 से लेकर 2023-24 के 5 साल में 4300 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, जनमन पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी। 5 वर्षों में इन दलों को कुल 3 चुनावों में वोट मिले कितने? 55,000 से भी कम। लेकिन इसी दौरान इन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिलता है। इन्होंने अपनी चुनावी रिपोर्ट के खर्चे में 39 लाख ही दिखाया, लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ खर्चा दिखाया है। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 608 करोड़ का चंदा किसने दिया होगा? लोकशाही सत्ता पार्टी को 1045 करोड़ का चंदा मिला, जिसे वोट 4000 भी नहीं मिले। उसे 1000 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है? यह पैसा कहां जा रहा है? किसकी मदद कर रहा है? हम इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकते जो दैनिक भास्कर में छपी है, लेकिन छपी है इसलिए आपको बता रहे हैं। इसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा कि गुमनाम दलों को गुजरात में 4300 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है। क्या कभी इस देश में इसकी जांच हो पाएगी? तथ्य सामने आएंगे? चंदा देने वालों का पता चलेगा भी? ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक
सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। बलराम पाटिल पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार थे महाराष्ट्र के पनवेल विधानसभा सीट से। इन्होंने चुनाव के पहले ही अपने क्षेत्र में 85,000 डुप्लीकेट वोटर होने के आरोप लगाए अपनी विधानसभा में और आसपास की विधानसभाओं में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके साथ साथ सत्ताधारी दल शिवसेना एकनाथ शिंदे के मुक्ताई नगर से उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने भी डुप्लीकेट वोटर के आरोप लगाए। फ्रंटलाइन में यह रिपोर्ट छपी थी और हमने आपको एक वीडियो में इसके बारे में बताया था। अब यह वायर की रिपोर्ट है। कई सारे संवाददाताओं ने मिलकर 4 जिलों में पड़ताल की, तो कई मकान मिल गए जिनके नंबर तो हैं, मगर एक घर में कहीं 197 वोटर दर्ज हैं, तो कहीं 108, तो कहीं 136। मधुबन के एक घर में 389 लोग हैं। एक पते पर इतने सारे लोग कैसे दर्ज हो गए? और जब संवाददाता चुनाव अधिकारी से सफाई मांगते हैं तो उनका बयान ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलता? बाकी मीडिया में क्यों नहीं इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है? मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेस कोर्स रोड के। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा उनको, क्योंकि इतना गुस्सा है जनता के दिल में। बिहार को देखो, यहां पे आप यात्रा में आओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब लाखों लोग आ रहे, कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कान में कह रहे हैं वोट चोर है, वोट चोर, मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे, अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी ओबीसी दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं,
ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं?